Next factor in stability of carbocation is, you see, crowding, hyperconjugation, resonance, all these electronic factors. And next is the pKr plus. pK dissociation constant. pK हमेशा आप जानते हैं ना कि strong acid, weak acid, strong base, weak base. All those strong acid and strong bases are 100% ionizable in any liquid medium. अब तमाम पोलर लिक्विड मीडियम के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस होते हैं वो 100% डिजोल्व होते हैं, whereas in case of weak electrolytes they do not dissolve 100% in medium. It means it dissolves to some extent while the remaining starting material remains undissolved. डिसोसिएट नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहता है, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसी तरह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का टर्म यूज करते हैं। सो दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa एसिड के लिए होता है, लेकिन pKr+, मीन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के डिसोसिएशन डिटरमाइन करता है कि वो कितना स्टेबल है। With the help of UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिटरमाइन करते हैं ना कंसंट्रेशन की, स्टार्टिंग मटेरियल की कंसंट्रेशन क्या है, डिसोसिएटेड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बाय UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। It is possible to calculate the stability of carbonium ion. यानी समझ लो ये आपको theoretical approach नहीं है कि आप बता सके कि इसका dissociation constant कितना है और stable कहाँ तक है। ये एक practical evidence है, इससे आप कार्बोकेटाइन की stability मालूम कर सकते हैं। For example, we have alcohol. Alcohol in presence of acid can dissociate to carbocation and water. Okay. So the concentration of this carbocation can determine the stability of carbocation. The more is the concentration of carbocation, the more is the stability of carbocation. Concentration ज़्यादा का मतलब क्या है, stability ज़्यादा। Concentration कम का मतलब क्या है, stability कम है। Stability of carbocation can be represented by the pKr plus, which is calculated by this formula. pKr plus को कैसे calculate किया जाता है, log of concentration of dissociated reactant. It means carbocation and concentration of undissociated reactant. It means alcohol. In this case, we can have alkyl halide or any other carbocation producing substrate. Multiply by HR. This HR is termed as acidity factor. ये एसिडिटी फैक्टर पर्टिकुलर, आपको पता है कि हम मीडियम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ओपन स्पेक्ट्रम है, हम किसी भी तरह का मीडियम यूज कर सकते हैं। तो वो मीडियम डिटरमाइन करेगा कि यहाँ को क्या वैल्यू होगी। बाकी कार्बोकेटाइन कंसंट्रेशन, डिसोसिएशन कितना है, अनडिसोसिएटेड कितना है, ये लॉग जाहिर सी बात है एक मैथमेटिकल टर्म है। नाउ दिस HR वैल्यू को समझने के लिए, वैल्यूज ऑफ HR फॉर द H2SO4 वाटर मिक्सचर, जाहिर सी बात है हम एक्वस मीडियम के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें एसिड लाजमी यूज कर रहे हैं, तो इस केस में हम आपको HR समझाने के लिए H2SO4 का मेंशन किया है। For example, we have 1%, we can have 1% H2SO4, even we can have less than 1%, वो भी हम डिस्कस करेंगे। We can have 3%, we can have 50%, और we can have in between। जरूरी नहीं है यही हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ फिगर्स मौजूद हैं। Then HR value in water would be for 1% the HR value is 0.92, for 3% 0.93. You know, एक ट्रेंड जा रहा है, with the increased concentration of H2SO4 this HR value decreases. For 50% it is -6.60, कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ 0.7 है,
इन डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट मीन्स अगर ये H2SO4 1 से भी कम हो, 0.001 हो, 0.1 हो, 0.5 हो, in dilute solution HR is pH of the medium. pH of medium 1 to 14 कहीं हो सकता है, एसिडिटी के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर 1 to 7 हो सकता है, यानी 1 to below 7, यानी below 7 to 1 हो सकता है एसिडिक मीडियम में। तो वहाँ जितना pH होगा उतना ही HR होगा अगर मीडियम हमारे पास डाइल्यूट है। इट मीन्स द मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 the less would be the HR value. So the more positive of the value of pKr. अब pKr प्लस की वैल्यू, यानी pKr प्लस का क्या मतलब है, ये pKr प्लस वाला फार्मूला, इसकी वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगा, pKr डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड ज्यादा होगा, pKr की वैल्यू कम होगी। अब HR जितना ज्यादा होगा इतना pKr प्लस ज्यादा होगा, यानी एसिड का रोल जितना कम होगा ना उतना ज्यादा एसिड के रोल कम होने के बावजूद अगर R ज्यादा बने तो इसका मतलब ये डिसोसिएशन ज्यादा है। अगर आप हाई कंसंट्रेशन यूज करेंगे, हाई कंसंट्रेशन यूज करने के बाद ऑफ कोर्स एसिड अपना काम दिखाता है। यहाँ R की यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर नहीं करता है, एसिड फोर्सफुली इस अल्कोहल को डिसोसिएट करके एक pKr वैल्यू इंक्रीज करता है। उस चीज को बैलेंस करने के लिए इसीलिए HR की वैल्यू अगर एसिडिटी ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू कम होती है, वो कम वैल्यू इसको बैलेंस करता है जो फोर्सफुली प्रोड्यूस करता है। I think you must have understand this explanation. The more stable would be the carbocation. अगर pKr प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। The stability in this term pKr plus refers to the carbocation in equilibrium with the parent alcohol. ठीक है? Now let's discuss exactly some pKr plus values for few carbocations. ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन अभी डिस्कस किया हमने, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो रही थी, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बन रहे थे, समझ गए ना। ट्राइफिनाइल 3 मिथाइल है, एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन pKr वैल्यू क्या है, -6.63। इसका मतलब क्या है, -6.63। pKr वैल्यू कम है ना, माइनस में है। लेकिन आप कंपेयर करें, अगर आप एक चीज को तन्हा देखेंगे तो कम ज्यादा का पता नहीं चलता है। जब व्हेन यू कंपेयर टू और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स और कार्बोकेटाइन्स फॉर देयर स्टेबिलिटी, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हिच वन शुड बी मोर स्टेबल। अब सेकंड केस में ट्रोपाइलियम केटाइन, ट्रोपाइलियम केटाइन आपको मैंने कार्बोकेटाइन की सिंथेसिस या जनरेशन में 4th मेथड में बढ़ाया था, फ्रॉम 1 कार्बोकेटाइन टू अनदर कार्बोकेटाइन। अगर हम साइक्लोहेप्टाइल ट्राइन ले ले, साइक्लोहेप्टेन ट्राइन ले ले, तो वहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्राइड के निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनता है, तो उसको ट्रोपाइलियम आइन कहते हैं। वो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं आसान है, 7 मेंबर रिंग बना दे। दिस इज 7 मेंबर रिंग, ओके। मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है। अब 7 मेंबर में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स लगा दें। अब देखो ये कंजुगेशन फुल नहीं है, दरमियान में यहाँ CH2 है। अगर इस CH2 में से एक हाइड्राइड को रिमूव करके कार्बोकेटाइन बनाए, ये कार्बोकेटाइन एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है बाकी पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट दिलाने के लिए। जो ही ये कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पीछे मूव करने लगते हैं, मूवमेंट इनकी शुरू हो जाती है। अब इस मूवमेंट के बाद पूरा एक रिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो रिंग करंट किस में प्रोड्यूस होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर रिंग करंट प्रोड्यूस होता है।
मैं इसको मिटा देता हूं, अब आप समझ गए हैं, ठीक है। एनीवेज ये टाइम ज़्यादा ले रहा है इसलिए इसको रहने दें। नाउ इफ यू कंपेयर ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, द pKr plus value is -6.63, whereas in case of tropylamine cation this is +4.7. -6 + 4 round about 8 नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो इट मीन्स the stability of tropylamine carbocation is much more as compared to triphenyl methyl, because in this case aromaticity जनरेट होती रही है। एरोमेटिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। किसी भी रिएक्शन में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो वो स्टेप इंतहाई फेवरेबल, फास्ट और हाई यील्डिंग स्टेप होता है, वहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स कम बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट। नाउ कम टू ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। अब यहां देखो सिर्फ इधर और यहां इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, एग्जांपल में यहां ट्राइफिनाइल है, यहां ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल है। इन केस आप ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल में ड्रा करता हूं, वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे कहीं आ जाएगा, यह साइक्लोप्रोपाइल है, ये फर्दर लिंक है कार्बन के साथ, और इस तरह के 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स है, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन हो गया। अब ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल के अंदर -2.3, इवन ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ -2.3 है, यहाँ -6.63 है। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है देयर इज ड्यू टू नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो साइक्लोप्रोपाइल के अंदर एक स्टीरिक क्राउडिंग है ना, यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग है या नहीं है, है। और ये स्टीरिक क्राउडिंग होने के वजह से जिस तरह पहले हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन था, यहाँ हाइपर कंजुगेशन कार्बन के दरमियान है। इससे पहले हाइपर कंजुगेशन के बारे में आप शायद इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे, लेकिन वहां आप सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में हाइपर कंजुगेशन स्टडी कर चुके हैं। ये कार्बन के दरमियान हाइपर कंजुगेशन है। मसलन ये बॉन्ड जब यहां से यहां मूव करेगा तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ये देखो, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। आई डोंट नो, एनीवे ये हो नहीं रहा है, ये बॉन्ड यहां से एनीवेज ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं ड्रॉ करता हूं, कार्बन, बाकी मैं नहीं ड्रॉ करता हूं। देखो 1 2 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और यहां ये डबल बॉन्ड बनेगा। बाकी दो हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल अपनी जगह रहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट टाइम एक दफा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में, दूसरे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां जाके डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज साइक्लोप्रोपेन के टर्मिनल पे आ जाएगा। इसी तरह देखो, हालांकि इसी तरह रिपीट होगा इस रिंग के साथ और इस रिंग के साथ। एंड में हमारे पास 2 2 4 2 6 कार्बन कार्बन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस केस में। अब हाइपर कंजुगेशन स्टीरिक रिलीफ की वजह से, नो बॉन्ड रेजोनेंस और कार्बन कार्बन हाइपर कंजुगेशन और स्टीरिक रिलीफ की वजह से ट्राइफिनाइल मिथाइल अगलचर रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज भी कर रहा है, उसका एक्सरे स्ट्रक्चर भी बन रहा है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी कर रहा है, वो स्टेबल जरूर है। लेकिन
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये -6 है, ये -2 है, दोनों के दरमियान 4 डिजिट का डिफरेंस है। ठीक हो गया। नाउ कम टू 4 बार 4 डबल बार ट्राई मिथाइल ट्राइफिनाइल मिथाइल केटाइन। ये एक और कार्बोकेटाइन है जिसमें मिथाइल भी है, 3 मिथाइल भी है और ट्राइफिनाइल मिथाइल भी है। तो ये -3.56 अराउंड बेटर देन दिस वन, इसमें मजीद ट्राई मिथाइल आने की वजह से। ठीक है, 4 डबल बार ट्राइफिनाइल मिथाइल। अब आप यूं समझे कि ये जो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, मैं पिछली स्लाइड पे जाके वहीं पे वो ड्राइंग करता हूँ आपके लिए। ये 1 2 3 4 है, यानी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल है, समझ लो तीनों के। अब पैरा पोजीशन पे मिथाइल होने की वजह से वहाँ हाइपर कंजुगेशन का फैक्टर भी आ गया, जिसकी वजह से एक्सटेंडेड उसकी स्टेबिलिटी हो गई, यानी मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है ना। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो गया, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी आ गया, जिसकी वजह से यहाँ स्टेबिलिटी जो है इसके मुकाबले में बेहतर है। देखो वहाँ -6 है, ये -3 है, यानी मजीद स्टेबिलिटी बेहतर हो गई। ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन +3.1। वाह, ये तो ट्रोपाइलेमाइन के करीब करीब जा रहा है। वो इसलिए कि यहाँ भी कार्बोकेटाइन, शायद ये एग्जांपल यहाँ मौजूद है। ये देखो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन का अल्कोहल है, 23% H2SO4 है, अल्कोहल वाटर की शक्ल में निकल गया, कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन से ब्रेक होगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो साइक्लोप्रोपेन को रिलीफ मिल गया और कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया। यही वजह है कि यहाँ फिनाइल की निस्बत ट्राई साइक्लोप्रोपाइल ज़्यादा स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसी तरह ट्राई फिनाइल बेंजोइल ट्राइफिनाइल मिथाइल अल्कोहल है, सॉरी ट्राइफिनाइल मिथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ से वाटर की शक्ल में निकल जाएगा, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। ये स्टेबल तो है लेकिन ट्राई साइक्लोप्रोपाइल की निस्बत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा था, ये ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, वो आप जहन में रखें, वो नेक्स्ट किसी स्लाइड में आ रहा है। नाउ ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन ट्राइफिनाइल मिथाइल केटाइन। वो आपको ये ट्राइफिनाइल से ट्राई साइक्लोप्रोपाइल वो आपको बता दिया, ड्यू टू CC हाइपर कंजुगेशन इनहांस्ड बाय द रिंग स्ट्रेन। नव ये ट्रोपाइलेमाइन है, ट्रोपाइलेमाइन के अंदर मैंने पहले बता दिया रिंग करंट प्रोड्यूस होता है, एरोमेटिसिटी की वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। n = 1 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर होल नंबर आ जाए वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। अब साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइंस के अंदर, ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो तो n = 0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो करता है। और इसी में वही जो मैं आपको कह रहा था ना, बाद में एग्जांपल आएगा, ये बल्कि इधर लिखा हुआ है। अब देखो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, ठीक है, यानी उसमें समझ लो एक केटाइन है, एक जगह पे एक डबल बॉन्ड है, ओवरऑल वो केटाइन रिंग के अंदर मूव करता है 3 मेंबर रिंग के। अब फिर वो फर्दर 3 फिनाइल ग्रुप्स के साथ अटैच भी है, तो ये केटाइन है ना। हर केटाइन का अगर नेगेटिव रेडिकल मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम सॉल्ट कहते हैं। केटाइन के साथ एनाइन भी कंबाइन हो तो वो सॉल्ट फॉर्म कहलाता है। सॉल्ट फॉर्म हमेशा क्रिस्टल बनाते हैं, तो उसके पर क्लोरेट क्रिस्टल जब बनाए गए तो वो एक स्टेबल क्रिस्टल बन गया, उसका एक्सरे बन गया, उसने करंट पास किया, सारा काम करता है ये भी। तो ये बहुत ही स्टेबल है, और ये इतना स्टेबल है कि ये ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ट्रोपाइलिन से थोड़ा कम है। ट्रोपाइलिन क्योंकि बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है, इसलिए उसकी यानी उसके आसपास ही है। अगर आप यहाँ फिगर देखें ना, ट्रोपाइलिन +4.7 है, ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन +3.1 है, तो थोड़ा सा फर्क ज़रूर है दोनों के दरमियान। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू एक्स-रेज स्टडीज द एंगल बिटवीन फिनाइल ग्रुप्स आर 7.7
21.6 डिग्री, 21.1 डिग्री एंड 21.2 डिग्री। एक्सरे से पता चला कि ये जो डिफरेंट फिनाइल ग्रुप्स के दरमियान एंगल है तो वो 7.6, 21.1 और 21.2 डिग्री है, यानी डिफरेंट एंगल्स है। देखो ना, ये इन दोनों के दरमियान एंगल बड़ा है, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान कंपेरेबल है एंगल 21 के आसपास है, और यहाँ 7.6 के दरमियान डिग्री है। तो ये उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब हमने अभी तक जो कुछ डिस्कस किया है उसको मैं समराइज करता हूँ। From the previous discussion, it is concluded that carbocation are generally highly reactive species. Generally आप कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कह सकते। कार्बोकेटाइन्स आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी समझ लो ये आग है, आग जहाँ भी जाते हैं वो फायर हर चीज़ को जला देते हैं, यानी अपने कवर में ले लेते हैं। Rapidly react in a variety of ways to fill their vacant orbital. Vacant orbital को वो किसी तरह भी फिल करेगा। कार्बोकेटाइन क्या है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ, ट्राईवेलेंट, यूजुअली ट्राईवेलेंट है, लेकिन पेंटावेलेंट भी होता है जिसको हम कार्बोनियम और कार्बोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन है, इसमें जो केटाइन है वो एक एम्प्टी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, उस एम्प्टी p ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी एक p ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बाकी 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स से ले सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू वेज बाय व्हिच कार्बोकेटाइन गेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से ले सकते हैं, बाय रिएक्टिंग विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स, अदर मॉलिक्यूल पोजेसिंग लूजली होल्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस तरह नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक्सटर्नल किसी न्यूक्लियोफाइल से कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। मसलन कोई भी ले ले, CH3 कार्बोकेटाइन ले लेता हूं मैं, ये CH3 कार्बोकेटाइन हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, यानी हाइड्रोक्सी एज ए न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये अप्रोच करेगा कार्बोकेटाइन को तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा, ठीक हो गया, CH3 अल्कोहल यानी मैथनॉल, CH3OH मैथनॉल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन का हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल के साथ। यानी इस कार्बोकेटाइन का जो डिमांड था इलेक्ट्रॉन के लिए वो इसको मिल गया। नाउ बाय ड्राइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्स विद इन द मॉलिक्यूल, अगर पॉसिबल है, जरूरी नहीं है हर सूरत में हो, लेकिन अगर पॉसिबल है तो वो विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कुछ अरसे तक स्टेबलाइज कर सकता है। वहीं तो विद इन द मॉलिक्यूल से तो एक्सटर्नल सोर्स से लेने का मतलब ये है कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इंटरनल सोर्स से लेने का मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी नहीं है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इंटरनल सोर्स से इलेक्ट्रॉन मिलना और उनके ज़रिए से कार्बन के इलेक्ट्रॉन डिमांड पूरा होने का मतलब क्या है, वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। In both the cases, ionization process is being assisted or electronic participation take place. दोनों में जाहिर सी बात है एक आयन से दूसरा आयन में कन्वर्ट होता है। आयनाइजेशन एक प्रोसेस है। देखो ना, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, दोनों कंबाइन हो गए। इसी तरह इंटरनल प्रोसेस में भी यही होता है। अब इंटरनल प्रोसेस क्या है, ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा। वो एक पूरा नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। The SN2 process is an example of external assistance. SN2 क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल है। SN2 आप पहले ही पढ़ चुके हो और इस दफ़ा भी हमने थोड़ा सा लाइटली टच किया है। The internal process is called neighboring group effect or enchimeric assistance. Internal participation को हम neighboring group कहते हैं, यानी ये हमेशा within the molecule करीब से कहीं से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है। उसके कंडीशन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। या उसका दूसरा नाम एंकाइमेरिक असिस्टेंस है, यानी आप दोनों नाम से इसको याद कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड टू द रेयर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम वेयर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स। दोनों केसेस में
इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हमेशा रेयर साइड से होती है, यानी अपोजिट साइड से। मसलन ये कार्बोकेटाइन बना नहीं है, पोटेंशियली कार्बोकेटाइन है ना, ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो चाहे एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा हो यानी SN2 या इंटरनल सोर्स से आ रहा हो यानी SN1 में कार्बोकेटाइन बना है, SN1 का ये कार्बोकेटाइन बनना है, तो ये इंटरनल सोर्स से कहीं ऐसी जगह से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो अपोजिट साइड से आएंगे, फ्रंट से कभी नहीं आ सकते जहां से लिविंग ग्रुप ने निकलना है। ठीक हो गया। बेसिकली देयर आर 3 वेज ऑफ एंकाइमेरिक असिस्टेंस। एंकाइमेरिक असिस्टेंस के लिए यानी इंटरनल सोर्स के लिए 3 तरीके हैं। असिस्टेंस बाय नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंस बाय नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मसलन नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन है, मालिक्यूल कोई भी होगा लेकिन उस मालिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। सल्फर है, फास्फोरस है, हेलोजन्स है, इन सब के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें से हम कुछ को जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। असिस्टेंस यानी नेबरिंग ग्रुप को पास डिस्कस करेंगे, यानी इंटरनल इलेक्ट्रॉन सोर्स के जरिए से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन होती है। असिस्टेंस बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक तो लोन पेयर से हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मसलन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, मसलन ओलेफिन से, मसलन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो इन सब के अंदर क्या है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी कैन हैव पाई इलेक्ट्रॉन। असिस्टेंस बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वाला भी आपने देख लिया, वैसे देख लिया, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। नॉन बॉन्डिंग हाइपर कंजुगेशन क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, हो गया ना। सिंपली शुरू में आपने देखा मिथाइल एडजेसेंट हो तो अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना सिग्मा बॉन्ड शेयर करता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन से हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर होता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है, असिस्टेंस बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। इसी तरह आपने साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में देखा, साइक्लोप्रोपेन रिंग ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन से कार्बोकेटाइन कार्बन सेंट्रल कार्बन से टर्मिनल कार्बन तक चला जाता है, यानी आप यूं कहें टर्शियरी कार्बोकेटाइन से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।